तो यार आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेन की थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, तो उसमें एक सेंट्रल सर्कस होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सेंट्रल सर्कस होगा और ये फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, और इसके आगे, ठीक है, ये हमारा दोनों को सेपरेट करेगा, दोनों पैराइटल और फ्रंटल लोब को। और इसमें यहाँ पर हमारा एक स्पेशल गहराई होता है, जाइरस होता है। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हो गया और इसके साथ ही हमारा प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और उसके पीछे ही हमारा प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो हमने ये 3-4 स्ट्रक्चर देख लिए। ठीक है, तो अब इनका क्या काम क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो जब भी हम कोई भी मान लो डंबल्स उठाएंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी इम्पल्सेस होगी, ठीक है, तो वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से नीचे आती हैं हमारे स्केलेटल मसल के पास। ठीक है, तो और किसके थ्रू आएंगे, थ्रू द डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, एंड साइनेप्सिस ऑन दिस न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द इंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड एंड दे साइनेप्स एंड कम्स आउट एज ए एक्चुअल सोमैटिक नर्व एंड इनर्वेट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी नर्व्स आएंगी। ठीक है, ये हमारी नर्व्स आकर ऐसे सीधी आकर यहाँ पर हमारी एंटीरियर ग्रे हॉर्न में आ जाएंगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, और ये हमारी एंटीरियर ग्रे हॉर्न में आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो साइनेप्स करेंगी। ठीक है, और अगेन ये हमारे मसल्स की तरफ जाएंगी जो कि जो हमारी चेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो चेस्ट के मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जो हमारी आ रही थी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो जब ये नर्व्स नीचे आती हैं, ठीक है, तो ये कोलैटरल फाइबर्स भी देती हैं। ठीक है, जो हमारी डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से आ रही थी, तो ये कोलैटरल फाइबर्स देती हैं जो कि स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, तो ये नीचे आ रही थी और ये यहाँ पर हमारी कोलैटरल्स देंगी, कोलैटरल फाइबर्स देंगी जो कि हमारी स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, VRG और DRG को। ठीक है, तो ये अगेन दोनों स्टिमुलेट हो गए, ये अपने फाइबर्स भेजेंगे। ठीक है, तो ये अपने फाइबर्स एंटीरियर ग्रे हॉर्न में भेजेंगे। ठीक है, और ये फिर से क्या करवाएंगे, ये इनर्वेट करवाएंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम के मसल्स को। ठीक है, थ्रू इंटरकोस्टल और फ्रेनिंग नर्व। ठीक है, तो ये अगेन अपने फाइबर भेजकर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे थ्रू द फ्रेनिंग नर्व और इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ मसल है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ भी बढ़ जाएगी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरएप्निया। ठीक है, हाइपरएप्निया का मतलब क्या होता है, जब हमारी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाए ड्यू टू द एक्सरसाइज स्टिमुलस। ठीक है, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ेगा, तो उसे हम हाइपर अपनिया कहते हैं। पर इसमें एक केस होता है कि हमारी जो आर्टीरियल साइड में कोई चेंजेस नहीं होती, मतलब हमारी ब्लड की केमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम वो भी देख लेते हैं कि ब्लड की केमिस्ट्री में कैसे चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, जो हमारा जब हमारी वेंटिलेशन बढ़ेगी तो हमारा गैस एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm मरकरी होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm मरकरी होता है। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm मरकरी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm मरकरी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी वेंटिलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट है, ठीक है, वो ब्लड से एल्वेलाई में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो
यहाँ हमारा हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ठीक है। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में जाएगी और हमारी ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में आएगी, ठीक है। एल्वेलाई से, तो इससे एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है। पर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये पल्मोनरी वेन्स में आएंगी तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारी ये ब्लड केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी जब भी केस होगा हमारा हाइपरप्निया, जब भी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट हो गया। तो यार अब हम प्रोप्रियोसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, या तो ये हमारे मसल स्पिंडल्स में हो गए, या जो हमारे ये गोल्गी टेंडन्स के ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो उनमें होंगे, या ये हमारे जॉइंट कैनेस्थेटिक रिसेप्टर में होंगे, ठीक है, जो जॉइंट्स में होंगे, ठीक है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और ये मूवमेंट से ही स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी अगेन सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो अब प्रोप्रियोसेप्टर वैसे होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हमें मदद करते हैं हमारी पोजीशन को अंडरस्टैंड करने में इन द 3D डायमेंशन स्पेस, ठीक है। और ये लोकेटेड होते हैं मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स के बीच में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स में क्या होता है, जो हमारे ये टेंडन टू से जो भी हमारे सिग्नल आते हैं, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर से, तो इनकी जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ठीक है, जो कि अगेन डोर्सल रूट गैंग्लियन में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन में आ गए, ठीक है, और इसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आ जाएंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये हमारे डोर्सल वाइट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा होता है डोर्सल वाइट कॉलम, ठीक है। तो इससे ये हमारे जो बंडल्स बन जाएंगे, ठीक है, 2 बंडल्स बन जाएंगे, और ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, हमारे ब्रेन के पास, ठीक है, सेरिब्रम के पास, ठीक है। तो अब ये 2 बंडल्स के क्या नाम होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। और अब ये मेडुल्ला में जाएंगे, ठीक है। अब ये ऊपर जाएंगे मेडुल्ला में, ठीक है। और ये जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये इन न्यूक्लियस के पास से जाएंगे, न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और एक दूसरे को ये क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर के पास पहुंचेंगे जिसका नाम होता है मीडियल लेमिस्कस, ठीक है। तो ये मीडियल लेमिस्कस बनाएंगे, ठीक है। तो ये मीडियल लेमिस्कस बनाएंगे, ठीक है। और इसका ये पहुंचेंगे कहाँ, प्राइमरी स्मैटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक, ठीक है। मीडियल लेमिस्कस बनाकर ये प्राइमरी स्मैटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुँच कर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, हमें कॉन्शियस अवेयरनेस होगी कि हमारे मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट हैं कहाँ पर, ठीक है। तो अब इनका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो जब भी ये हमारे प्राइमरी स्मैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पर जाएंगे तो ये अपनी फाइबर्स देते हैं, ठीक है, कोलेटरल फाइबर देंगे, जो कि फिर से डीआरजी और वीआरजी को स्टिमुलेट करेंगे, और फिर से हमारी जो अगेन वही साइकिल चलेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी और हमारी वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, ठीक है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा नॉर्मल 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। तो अगर हम उसे मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, ठीक है, तो हमारी 30 लीटर पर मिनट तक हमारी कार्डियक आउटपुट पहुंच जाती है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में हमारे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, हम लंग्स में इसकी रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी लंग्स हैं उनकी परफेक्ट परफ्यूजन और वेंटिलेशन रेशियो नहीं होती, ठीक है। तो अगर ये हमारा लंग है, ठीक है, तो टॉप मोस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा लंग्स का, ये वाला, ठीक है, इसमें परफ्यूजन सबसे कम होगी, क्योंकि
यहाँ पर हमारा ग्रेविटी हमारी ब्लड को नीचे खींचेगी, ठीक है। और जब ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींचेगी तो ये रेजिस्टेंस बनाएगी हमारे ब्लड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी परफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और बीच में हमारी मिडिल पार्ट में नॉर्मल होती है और लोएस्ट में हमारी परफ्यूजन सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का कम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी वेंटिलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो वो हार्डर पंप करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा पंप करेगा, क्योंकि हमारी जब एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी लंग्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी परफ्यूजन है वो भी सभी सरफेस में बढ़ जाएगी और ये क्या होगा, इसमें तो हमारी नॉर्मली है, ठीक है, तो इन सरफेसेस में भी हमारी परफ्यूजन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उससे होगा क्या है, जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो सारे सरफेसेस के लंग्स को नॉर्मल परफ्यूजन मिलेगी, ठीक है। तो जब भी एक्सरसाइज करेंगे हमारी वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, तो जो सारे लंग्स के सरफेस हैं, ठीक है, तो उनमें हमारा गैस एक्सचेंज बेटर हो जाएगा, ठीक है, थ्रू द एफिशिएंट गैस एक्सचेंज कह सकते हैं हम उससे, ठीक है। तो हमारा जो लंग्स के टिश्यू को हमारी पूरी गैस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यार अब क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो हमारा टिश्यूज़ में आना चाहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड टिश्यूज़ में आएगा, ठीक है। ये हमारे टिश्यू सेल्स हो गए, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो टिश्यू सेल्स में क्या होगा, जो हमारा ब्लड में आरबीसीज होता है, ठीक है, वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में होता है, ठीक है, क्योंकि HbO2, ठीक है। तो अब अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा आर्टीरियल साइड है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 100 mm मर्करी होगा और CO2 का 40 mm मर्करी होगा। पर जो हमारा टिश्यू के साइड पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, वो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा 40 mm मर्करी, जो कि हमारा रेस्टिंग स्टेट में होता है। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन आती है वो यूटिलाइज होने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ATP बनाना है और ATP अगर आगे मसल की कंट्रैक्शन में काम आता है, ठीक है। तो ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू में 55 mm मर्करी हो जाएगा और ऑक्सीजन कम होकर 25 mm मर्करी हो जाएगा। पर इससे क्या होगा, जो हमारा प्रेशर का डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मूव करेगी ब्लड से टिश्यू को और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा मूव करेगी टिश्यू से ब्लड में, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारा ब्लड से टिश्यू में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ रहा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन में आकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगा, ठीक है। और ये फिर से डिसोसिएट होकर प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट बनाकर, ठीक है, ये हमारा क्लोराइड शिफ्ट दिखाया है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बोहर इफेक्ट जनरेट स्टार्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो pH है वो कम होने लग जाएगी और 2,3 BPG भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एक्सरसाइज के टाइम, तो ये हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बाइंड करेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ गया, ठीक है, हमारा 2,3 BPG भी बढ़ रहा है, ठीक है, pH भी कम हो रही है। तो ये सब क्या करेगा, ये हमारा बोहर इफेक्ट को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट क्या करेगा, जो हमारी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो बॉन्ड को वीक कर देगा, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटने लग जाएगा और हमारी ऑक्सीजन और ज़्यादा मूव करना स्टार्ट करेगी इन एंड आउट, ठीक है। तो ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जबकि हमारा वीनस ब्लड हमारा अकॉर्डिंग टिश्यू का पार्शियल प्रेशर हमारा वीनस ब्लड में इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसका भी वीनस से रिटर्न में हमारा पार्शियल प्रेशर PCO2 का 20 mm मर्करी होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड 50 mm मर्करी होना चाहिए, और ये ब्लड यहाँ पर आकर फिर से हमारा लंग्स में चला जाएगा।
सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा होगा अगर हम ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एरोबिक से एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में स्विच कर देती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जो हमारे टिश्यूज होता है, ठीक है, जो हमारे मसल्स होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी बनाता है, ठीक है। तो वो तो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है। ग्लूकोज से क्या होता है, पाइरुवेट बनता है और ऑक्सीजन की स्टेट में एसिटाइल कोए बनता है। पर अब हमारे पास ऑक्सीजन कम है तो वो पाइरुवेट क्या करेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो इससे हमारा एनारोबिक स्टेट बन जाता है और ये लैक्टिक एसिड हमारा पुश हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड ब्लड में जाकर क्या करेगा, ये हमारा पीएच को हमारी कम हो जाती है क्योंकि लैक्टिक एसिड बना है। तो ये कीमो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जो कि अगेन कैरोटिड और एरोटिक बॉडीज़ को स्टिमुलेट करेगा। और ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10 को एक्टिवेट करके बीआरजी और डीआरजी को स्टिमुलेट कर हमारी वेंटिलेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब वेंटिलेशन बढ़ने से जब हमने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करके हटते हैं और तो हमारी जो हम लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो भी हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो ऑक्सीजन जो भी होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी अंदर ले लेती है और लैक्टिक एसिड के साथ मिलकर जो हमारी पाइरुवेट होती है, ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड और ऑक्सीजन मिलकर, ठीक है, ये क्या करेगी, ये हमारी लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिलकर हमारी पाइरुवेट बन जाएगी लीवर में, एसिटाइल कोए, और फिर से एटीपी बन जाएगी, ठीक है। और जब ये हम हाँफते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद, तो उससे हम ऑक्सीजन